पाकिस्तान में हालात बदतर होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था खत्म होने की कगार पर है। वहां भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। इस बीच पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भी एक बड़ा झटका लगा है। तो खबर यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान से यह कहा है कि वो कश्मीर को भूलकर भारत से दोस्ती करे, क्योंकि वो दोनों ही देश भारत से मजबूत रिश्ते चाहते हैं। कंगाली में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई की दो टूक। कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती की बंद। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि वो कश्मीर को भूल जाए। अगर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहा तो उसे भविष्य में कर्ज मिलने में बड़ी समस्या आने वाली है। पाकिस्तान के करीबी मित्र देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर को भूलकर भारत से दोस्ती करने की सलाह दी है। यही नहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान जो हो हल्ला कर रहा है, उस पर भी सऊदी अरब और यूएई ने शहबाज सरकार को चुप्पी साधने के लिए कहा है। यूएई तो पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश भी करने जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक अब तक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों के संगठन में हो हल्ला मचाता रहा है। ओआईसी में सबसे प्रभावी देश है सऊदी अरब। एक तरीके से कहा जाए तो ओआईसी सऊदी अरब के इशारे पर ही चलता है, लेकिन अब सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे में वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान अब तक दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति का रास्ता अपनाए। वहीं जब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो यूएई और सऊदी दोनों ने साफ कह दिया है कि हम अब कश्मीर पर सार्वजनिक रूप से आपका साथ नहीं दे सकते हैं। यूएई और सऊदी अरब ने कहा है कि हम भारत के साथ रिश्ते को अहमियत देते हैं। हालांकि अब सऊदी अरब और यूएई के दो टूक संदेश से पाकिस्तान के सामने अब ये स्थिति है कि वो या तो अर्थव्यवस्था को बचाए या फिर कश्मीर का राह अलापता रहे। भुखमरी पर पाकिस्तान में विद्रोह, लोगों ने उठाए हथियार, खाने के लिए मची लूट। पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि अब लोग लूटपाट पर उतर आए हैं। रावलपिंडी जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक पोल्ट्री फार्म ही लूट लिया गया। महंगा आटा और चिकन के बीच ही यहां फार्म के लूट की खबर से हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में हथियारों से लैस 12 लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म में लूट की। यहां पर 5000 मुर्गियों को लूट कर ले जाया गया और कर्मियों को बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि इन मुर्गियों की कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। फार्म के मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत है। लुटेरों ने फार्म पर काम कर रहे 3 कर्मियों को बंधक बनाया और लूटपाट की। लुटेरे 3 मिलिट्री ट्रक में आए थे और उनके साथ 2 मोटरसाइकिल भी थी। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक तंगी में है। विदेशी मुद्रा भंडार गर्त में जा रहा है और देश के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के आयात का पैसा बचा है। ऐसे में आने वाले दिन कैसे होंगे कोई नहीं जानता। शहबाज शरीफ की बड़ी मुश्किल, दुनिया में घटी शहबाज की साख। अब पार्टी में भी किनारे लगाने की तैयारी। महंगाई और भुखमरी के चलते दुनिया भर के देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। शहबाज सरकार को कहीं से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। कल तक जो पाकिस्तान के मददगार थे वो आज उसे नसीहत दे रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की मुश्किल उसी की पार्टी में बढ़ती दिख रही है। 4 महीने बाद पाकिस्तान लौटी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज के देश लौटते ही उनका खेमा पार्टी में सक्रिय हो गया। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज देश में पार्टी का पुनर्गठन करने के लिए लौटी है। इस महीने की शुरुआत में पीएमएल-एन के मुख्य आयोजक के रूप में नियुक्ति के बाद मरियम की देश की राजनीतिक घटनाओं में ज्यादा अहम भूमिका हो गई है। नवाज शरीफ ने मरियम को गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के साथ
पंजाब में आगामी चुनाव से पहले रैलियों का नेतृत्व करने और बैठकें करने के लिए अधिकृत किया है। पंजाब की पार्टी PLMN का ये दावा है कि मरियम नवाज की पदोन्नति नवाज शरीफ के द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये साफ संदेशा है कि मरियम नवाज ही नवाज की जगह लेंगी, शहबाज शरीफ नहीं। यानी कि मरियम नवाज ही पार्टी का नेतृत्व करेगी और PMLN के सर्वोच्च नेता की भी यही इच्छा है। यानी बढ़ती महंगाई पर ही लगाम लगाने में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोकने के लिए उनको कोई तरकीब सूझ नहीं रही। भुखमरी पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसका कोई तरीका उनके पास दिखाई नहीं दे रहा। प्यासे पाकिस्तान को पानी कहां से दिया जाए, उसका कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा। ऐसे में मरियम की एंट्री ने शहबाज शरीफ को बेचैन कर दिया है। तो पहले अमेरिका और अब अरब देशों से मिली नसीहत के बाद पाकिस्तान मददगारों की तलाश में है। तो गाली से बचाने के लिए पाकिस्तान नए नए दोस्त तलाश रहा है। तेल को लेकर पाकिस्तान को अब रूस से मदद की उम्मीद लग रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री रूस का दौरा करने वाले हैं, लेकिन रूस से पाकिस्तान को खैरात मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। और वो इसलिए क्योंकि पहले से ही यूक्रेन से महायुद्ध लड़ रहा रूस बिना शर्तों के मदद करे, उसकी उम्मीद कम ही दिख रही है। पहले अमेरिका ने किया किनारा, फिर UAE और सऊदी अरब ने लताड़ा, अब रूस के दरबार में कंगाल पाकिस्तान। खैरात की लगा रहा है आस। पाकिस्तान इस समय भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में खाने पीने की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जब बिलावल भुट्टो जरदारी रूस के दौरे पर जा रहे हैं, पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का रूस का ये दौरा 2 दिन का होगा, जहां वो रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, जिसकी जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दी है। तो वहां की जनता को उम्मीद जगी है कि शायद रूस से पाकिस्तान को कुछ मदद मिल सके। पाकिस्तान को रूस से मदद की दरकार तेल को लेकर है, क्योंकि खाने पीने की चीजें तो महंगी हुई ही हैं, साथ ही पेट्रोल और डीजल के दामों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और अगर ऐसे में रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पाकिस्तान कुछ खास राहत पाने में कामयाब हो जाता है, तो ये उसके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगी। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान गैस और तेल के मुद्दे पर रूस से मदद की गुहार लगा चुका है, जिसके बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तेल देने की संभावनाएं तलाशने के लिए पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर था, ताकि तेल उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। इसके बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल ने कच्चे तेल के मुद्दे पर राहत देने की बात कही थी, लेकिन उसमें अभी मार्च तक का समय है। पर इसी बीच अब बिलावल भुट्टो जरदारी रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सके। लेकिन पहले ही यूक्रेन महायुद्ध से जूझ रहा रूस पाकिस्तान को कोई खैरात देगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि रूस भी बिना शर्त के फिलहाल कोई राहत देने की स्थिति में नहीं दिखता। और पाकिस्तान के पास इतना पैसा है नहीं जो वो रूस के साथ तेल का सौदा कर सके, और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इस तरह की छवि ही है कि वो रूस से कूटनीतिक तौर पर सौदेबाजी कर सके। तो देखिए, दिन पर दिन कंगाल हो रहे पाकिस्तान में मई तक दिवालिया होने का दावा किया जा रहा है। और शहबाज सरकार की तरफ से समस्या का कोई समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ चुनौतियों के ऐसे ट्रायंगल में फंसे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि समस्या के किस मोर्चे पर लड़ा जाए और किसको छोड़ा जाए। जी हाँ, और क्या क्या समस्याएं हैं आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाएंगे। शहबाज शरीफ की चुनौतियां देखिए क्या है, देश के सामने समस्या क्या है, बढ़ती महंगाई, और इस पर विदेशी परेशानी दरअसल सामने क्या आ रही है कि अरब जो देश हैं वो उल्टा पाकिस्तान को ही नसीहत दे रहे हैं। सियासी संकट किस तरीके से पाकिस्तान में है, पार्टी में मरियम का बढ़ता कद, यानी कि शहबाज शरीफ के सामने मरियम का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, ये बड़ी चुनौती होने वाली है। देखिए, उसके अलावा देखिए क्या है, खाली विदेशी मुद्रा, देखिए क्योंकि भंडार जो है पाकिस्तान का खत्म होता जा रहा है, संकट जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो लगातार फटकार पाकिस्तान को लग रही है, उसके बाद से यहाँ पर
अब पाकिस्तान में सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पार्टी में कद घटाने की तैयारी, देखिए जिस तरीके से मरियम का कद बढ़ता जा रहा है, शहबाज सरकार का कद गिरता जा रहा है, और यही वजह है कि बड़ी चुनौतियां पाकिस्तान के सामने। कुछ और चुनौतियों की हम बात कर लेते हैं। देश के सामने समस्या है पानी की किल्लत की। जी हाँ, बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान की आवाम जो है वो तरस रही है, और ऐसे में विदेशी परेशानी यहाँ जो सामने आ रही है वो ये कि IMF ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जो उम्मीद IMF से थी वहां पर इनकार सामने आया है, और सियासी संकट ये है कि नाकामी पर विपक्ष लगातार जो है वो शहबाज शरीफ सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे। और देखिए शहबाज शरीफ की चुनौतियां जो हैं, परेशानियां हैं, वो यहीं कम नहीं होती हैं। इसके अलावा उनके सामने जो समस्या है ओवरऑल टर्म से बात करें, कंट्री के सामने, देश के सामने, तो गिरता पाकिस्तानी रुपया, लगातार पाकिस्तानी रुपया गिरता जा रहा है। और अगर विदेशी परेशानी की बात करें तो परेशानी यह है कि वो नए मददगार तलाश रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ को नए मददगार मिल नहीं रहे हैं। सियासी संकट की अगर बात कर लें तो गठबंधन सरकार का जो साथ है वो डामाडोल होता दिखाई दे रहा है। ये तमाम परेशानियां हैं जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने हैं। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि दावा किया जाने लगा है कि मई 2023 तक पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस मुसीबत में फंसता जा रहा है उससे निकलने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सियासत से ऊपर उठकर देश को संभाल सके, जो आतंक का साथ छोड़कर देश की तरक्की पर ध्यान दे सके। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि पाकिस्तान सरकार ने भी मान लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और अब सब कुछ अल्लाह के भरोसे है। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है क्योंकि देश की सरकार अल्लाह भरोसे है। अपनी नाकामी, अपनी बेईमानी को छिपा लेने के लिए शहबाज शरीफ अब मौलानाओं की शरण में है। अब यही पाकिस्तान को पार लगाएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार फेल हो गई है। महंगाई है, 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, सरो सामान नहीं है, कांप रहे हैं महंगाई से। बोलते हैं बस सब कुछ सस्ता हो जाएगा, किधर से सस्ता हो जाएगा, अमेरिका से सस्ता हो जाएगा। दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस अब गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। बची है तो सिर्फ नुमाइश के लिए। वित्त मंत्री इशाक डार का बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान का बंटाधार किसने किया। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। वित्त मंत्री इशाक डार ने इस्लामिक कार्ड खेल दिया है। अगर अल्लाह पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है तो हमारी रक्षा भी कर सकता है। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के उन नेताओं में शुमार हैं जो मजहब का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते। तो ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर के लाल चौक से। तस्वीर है जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और लाल चौक पर इस वक्त ये यात्रा मौजूद है। समापन होने वाला है इस यात्रा का कल, और ऐसे में तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं लाल चौक, जिसका अपना इतिहास है। लाल चौक पर तिरंगा फहराते राहुल गांधी को इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 3500 किलोमीटर की यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी, और ऐसे में कन्याकुमारी से शुरू होने वाली यात्रा अब श्रीनगर पहुंच चुकी है और कल 30 जनवरी को इसका समापन होगा। उसके पहले श्रीनगर में आप देख रहे हैं लाल चौक से ये तस्वीर जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं। उन्होंने अभी अभी तिरंगा फहराया है, साथ ही साथ वहां पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। तो करीब 13 राज्यों से होते हुए ये जो यात्रा है वो श्रीनगर पहुंची है। 135वां दिन है इस यात्रा का आज, और 7 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। तमाम राज्यों से होते हुए ये यात्रा अब कश्मीर पहुंची है। कल 30 जनवरी को इसका समापन होगा, लेकिन ऐसे में उससे पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। समापन होने वाला है इस यात्रा का, और ऐसे में बड़ी तादाद में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं।
इस यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा यह जाता रहा है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, ये लोगों से मिलने की यात्रा है। और उसी कड़ी में जब ये यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक से, लाल चौक जो कि हमेशा सुर्खियों में रहा है और श्रीनगर की एक पहचान है लाल चौक, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं और तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। 135वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। 3500 किलोमीटर की ये कुल यात्रा थी जिसका कल जो है वो समापन होगा और उसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। श्रीनगर में तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की शुरू हुई थी, कल इसका समापन है। लेकिन आप लाल चौक की तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं। राहुल गांधी को आप यहां पर देख पा रहे हैं, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ यहां पर फिलहाल झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लाल चौक अपने इतिहास के लिए जाना जाता है और खासकर झंडा फहराने के लिए लाल चौक जम्मू कश्मीर में अपने आप में एक इतिहास रखता है। और जिस तरीके से लगातार कन्याकुमारी से राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, अंतिम पड़ाव है उसका, कल उसका समापन होगा। लेकिन उससे पहले आप ये भारत जोड़ो यात्रा की ऐतिहासिक तस्वीर लाल चौक से देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। 13 राज्यों में करीब 4000 किलोमीटर तक ये यात्रा जो है वो चली थी। 7 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कल इसका समापन होगा। और तमाम तस्वीरें आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की देखी होगी। तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, कई बार सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की बढ़ती रही। और देखिए लाल चौक का चयन किस लिए किया गया है, ऐतिहासिक लाल चौक, और यहाँ से एक मैसेजिंग की कोशिश की गई है। क्योंकि श्रीनगर में अगर लाल चौक की बात करें तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं और एक ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर भी इस जगह को देखा जाता है। और ऐसे में जब यहाँ से राहुल गांधी तिरंगा फहराते हैं तो जाहिर तौर पर भले वो ये कहें कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज ये है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के लोगों को लुभाने की कोशिश है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से पंथा से, दरअसल श्रीनगर में पंथा जो जगह है वहां से शुरुआत आज 11 बजे की गई थी और उसके बाद ये लाल चौक पहुंचे हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अब उनके अंतिम पड़ाव पर है। अपने यात्रा के तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब समापन की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी ने यहाँ पर तिरंगा फहराया है। आज यात्रा 29 जनवरी कल समापन होगा। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा का सुबह तो कल इस यात्रा का समापन होना है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक बड़ी जनसभा भी कल होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल आप लाल चौक की तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यानी कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन लाल चौक की तस्वीरें ऐतिहासिक लाल चौक, जहां पर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज देने की बड़ी कोशिश, बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लगातार, क्योंकि एकता की बात राहुल गांधी करते आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में और यही संदेश यहां से देने की कोशिश। और देखिए ये तस्वीरें जब राहुल गांधी ने झंडा फहराया लाल चौक पर, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर 2022 को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, अंतिम पड़ाव है, कल इसका समापन होगा। और श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने के बाद 2 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी है। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने ट्वीट किया है और लिखा है, एक पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत को हराकर दिलों को जोड़ने के लिए। तो देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक में। श्रीनगर में मेरी मौजूदगी है और ये है घंटा घर। ऐसे में आज यात्रा का 135वां दिन, राहुल गांधी ने यहाँ पर झंडा फहराया है। आप लोगों की मौजूदगी देख सकते हैं, मीडिया का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा है। ऐसे में आवाज कट रही है, लेकिन ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी जिन्होंने कहा कि वो नफरत मिटाने आए हैं, ये यात्रा शुरू होती है तमिलनाडु की कन्याकुमारी से और कश्मीर में इसका समापन कल वो यहाँ पर एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। ये देखिए ये लाल चौक और ये कई लिहाज से अहम हो जाता है। बड़े बड़े राहुल गांधी के पोस्टर्स आप देख पा रहे हैं। ये है भारत जोड़ो यात्रा। मैं उस तरफ अगर आपको कटआउट दिखाऊंगी तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कटआउट है। यहाँ पर सुरक्षा काफी पुख्ता है क्योंकि 25 से ज्यादा कंपनियां सुरक्षा की यहाँ पर तैनात की गई है। इस तरफ यहाँ पर ये गाने दिखाई दे रहे हैं। उधर आगे अगर हम आपको दिखाते हैं तो ये देखिए ये झंडा फहराया गया है। और इससे पहले अगर हम बात करें 1922
1992 की, तो यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी ने झंडा फहराया था। तब पीएम मोदी उनकी टीम का हिस्सा थे, तो उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। और उसके बाद जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये यात्रा है वो दिलों को जोड़ने आए हैं, वो नफरत को मिटाने आए हैं, उसका कितना असर होगा, क्योंकि कई राज्यों में इसके बाद चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन हम लोगों की मौजूदगी है ऐतिहासिक लाल चौक पर, ये है घंटाघर, और मेरे सहयोगी अरुण सिंह भी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं। अरुण, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बेहद खास कांग्रेस के लिए है, तिरंगा फहराया गया है। फिर अगर हम जिक्र करें यहाँ पर 1992 का, मुरली मनोहर जोशी ने भी यहीं पर तिरंगा फहराया था। आप क्या तस्वीर हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सियासत हो रही थी राहुल गांधी लाल चौक क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये लाल चौक है और राहुल गांधी उसके ठीक नीचे झंडा फहराया है, तिरंगा झंडा फहराया है। तो काफी दिनों से ये आरोप लग रहे थे और सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी लाल किले क्यों नहीं जा रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर आए। और अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ पर जश्न की तस्वीरें हैं और कार्यकर्ता आपस में ही जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये सफल यात्रा खत्म हुई है। और ये देखिए जश्न की जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये सुप्रिया श्रीनेत है। आप लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कोई शादी हो। मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों में से बहुतों का गला रूंध रहा था जब यहाँ पे राहुल जी तिरंगा फहरा रहे थे। 5 महीने की ये तपस्या और इतने लोगों का एफर्ट और राहुल जी का ये दृढ़ निश्चय हम सबको बहुत इमोशनल कर रहा है। और ये बिल्कुल जश्न की बात है। क्यों इमोशनल है? इमोशनल इसलिए क्योंकि जो हमारा तपस्वी निकले हैं बाहर, 5 महीने के अथक परिश्रम के बाद ये अभूतपूर्व क्षण हमें देखने को मिला है। अभूतपूर्व जिंदगी में आपको क्या लगा? इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे संपन्न नहीं होती, यहाँ से शुरुआत होती है, हाथ से हाथ। और मुझे खुश ठीक है सब कुछ ठीक है। अरुण, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए तो यहाँ पर मौजूदगी काफी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और यहाँ पर देशभक्ति के नारे भी चल रहे हैं। एक बार फिर से मैं माहौल आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर हमने देखा कि कारवां चलता गया, कारवां जो कन्याकुमारी से शुरू हुआ, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा 72 से ज्यादा जिले इसको कवर करते हुए ये घंटाघर जो अपने आप में कई यादों को समेटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाथों में लोगों के गुब्बारे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काफी सख्त है। ऐसे में ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की ये कटआउट्स आप देख सकते हैं। तो राहुल गांधी के यहाँ पर कटआउट से लाल चौक हम एक बार फिर से मेरे सहयोगी नीरज आपको दिखाएंगे। ये झंडा तिरंगा जो है ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगातार आरोप ये भी लगाए गए हैं विपक्षी दलों की तरफ से। ये कहा गया कि वो लाल किले क्यों नहीं गए, जैसा कि अरुण जिक्र कर रहे थे कि बाकी राज्यों से भी तो ये यात्रा गुजरी है, तो वहां पर तो तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन एक पैगाम वो देने आए हैं। और यहीं पर जो ये है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जहां पर मेरी मौजूदगी है तो उसमें जिक्र करना होगा 1983 की चंद्रशेखर की यात्रा का। जब उन्होंने 6 महीने की यात्रा की थी, तो उसमें भी उस यात्रा से मिलती जुलती ये राहुल गांधी की यात्रा है, जिसमें 6 महीने का लंबा वक्त गुजरा। 6 महीने में 72 से ज्यादा जिले, 12 राज्य और आखिरी पड़ाव जहां पर मेरी मौजूदगी है। मैं एक बार फिर से आपको पूरी तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये अगर हम आगे आएंगे तो आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, लोगों के हाथों में कैमरा है, वो इस पल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, तिरंगा फहराते हैं। हालांकि यहाँ से अगर मैं कांग्रेस ऑफिस की दूरी की बात करूं तो 2 मिनट का रास्ता है, 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से कांग्रेस ऑफिस है। और उसके बाद एक अहम जानकारी, शाम को 5 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण के पास। अरुण, इस वक्त आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, मैं आपको वही तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये दिनेश शर्मा हैं, ये कन्याकुमारी से लगातार झंडा फहराते हुए आ रहे हैं। आज आप हंस बहुत रहे हैं। आपने पहले दिन मेरे से बात की थी कन्याकुमारी, मुझे वो पल याद है। आपने कहा था राहुल जी ने जो ये यात्रा शुरू की है इसका कुछ असर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की। आज हम हिंदुस्तान के ताज जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे खड़े हैं। हिंदुस्तान का ताज इसलिए कह रहे हैं, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए लाल चौक है और घड़ी जो है 12:10 का वक्त दिखा रही है। और लाल चौक की ये जो घड़ी है ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। और जो जश्न यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मनाते हुए आपको दिख रहे हैं, झंडे लहराते हुए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये लाल चौक एक तरह से एक समय में आतंक का यहाँ पर साया था, यहाँ पर आना मुश्किल था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घाटी में लोग आए हैं और लाल चौक में अब झंडा फहरा के राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से जो इस मामले पर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब दिया। यहाँ से पार्टी ऑफिस तकरीबन 500 से 700 मीटर दूर है, लेकिन वहां भी झंडा फहराएंगे यहाँ पर आकर के। और ये जो झंडा, ये फिर तस्वीर दिखाइए जरा, ये जो झंडा एक छोटी सी, यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची है, ये भी तिरंगा फहरा रही। क्या नाम है आपका? गायरा।
तो आप तिरंगा फहरा रही राहुल गांधी को देखा आपने? हाँ। अच्छा, बात हुई कुछ? नहीं हो पाई, तो क्या देखने आए थे आप? भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। देखो ये बच्ची भारत जोड़ो यात्रा देखने आई थी, लेकिन ये यहाँ तिरंगा है और यहाँ पर ये जो यात्रा है इसको लेकर के जो कांग्रेस ने ट्वीट किया है उसमें कहा है कि ये असंभव सी यात्रा दिख रही थी, लेकिन असंभव सी दिखने वाली यात्रा अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। मैं तिरंगा आपको दिखा देती हूँ, लाल चौक पर मेरी मौजूदगी जहाँ पर ये तिरंगा फहराया है राहुल गांधी ने, और ये है घंटाघर, प्रसिद्ध घंटाघर जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, कई यादों को समेटे हुए, जिसमें जिक्र करना होगा पीएम मोदी का भी 1992 में जब वो मुरली मनोहर जोशी की टीम का हिस्सा थे, तब मुरली मनोहर जोशी ने भी यहीं पर तिरंगा फहराया था। हालांकि उस वक्त कश्मीर में स्थिति बिल्कुल अलग थी, लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है, देखिए ये यात्रा जो कि 7 सितंबर को शुरू हुई थी, 6 महीने का वक्त, आज 29 तारीख है, कल समापन होगा। कल यहाँ पर वो एक बड़ी विशाल रैली को भी राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM